आज देशकाल में हम एक बार फिर लव जिहाद पर बात करेंगे, जो धर्मांतरण का बड़ा हथियार बनता नजर आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश में तो कई मामले सामने आ ही रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी काफी बवाल मचा है। यूपी से लव जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन की खबर है, तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज लव जिहाद का विरोध करने वालों पर कट्टरपंथियों का कहर टूटता दिखा। उज्जैन जिले के तराना 24 घंटे के बाद दूसरी बार बवाल देखने को मिला। कई घरों को निशाना बनाया गया, जमकर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में, बसों में आग लगा दी गई। मामला जुमे की नमाज के बाद बिगड़ा। नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू मोहल्ले में घुस गई, गलियों में जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने आपत्तिजनक धार्मिक नारेबाजी भी की। साफ लगता है कि कट्टरपंथियों की भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी। भीड़ पूरी तरह से लाठी डंडों से लैस थी। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वो हाथ में पड़ा, वही मारा बुरी तरीके से और बसों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। इतने बड़े पत्थर के एक हाथ से उठाया नहीं जा सकता। यदि ये किसी के सर में पड़ता तो प्राण पखेर उड़ जाते। अब और पत्थर आपको दिखा देता हूं। ये तोड़ दिया है, बस को पूरी तरीके से बर्बाद। इस मामले की शुरुआत बेशक मामूली सी। शुरू में खबर तो यही आई कि उज्जैन के तराना में गुरुवार रात बस को रास्ता देने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। फिर पता चला कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने बजरंग दल के नेता सोहेल ठाकुर पर हमला कर दिया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद तनाव बढ़ता गया। इलाके के हिंदू और मुस्लिमों में टकराव की स्थिति बन गई। जमकर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की खबरें आई। ये सब चलता रहा, लेकिन बात बस इतनी नहीं थी। बात कुछ और निकलकर सामने आई। बात लव जिहाद के अभियान से जुड़ती दिखी, बात गौरक्षा से जुड़ती दिखी। विवाद बेशक ट्रैफिक को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इलाके के अराजक कट्टरपंथियों ने इसकी आड़ में बजरंग दल के नेता सोहेल ठाकुर को निशाने पर लिया। बताया जा रहा है कि सोहेल ठाकुर लव जिहादियों की आंखों का कांटा बना हुआ था। बजरंग दल के सोहेल ठाकुर का कसूर सिर्फ इतना भर है कि वो लगातार लव जिहाद के खिलाफ अभियान चला रहा था। वो हिंदू बेटियों को भाईजानों के लव जिहाद से बचाने का काम कर रहा था, और इसके साथ ही वो दूसरे हिंदू विरोधी अभियानों की अगुवाई भी करता रहा है। ये बात कट्टरपंथी जिहादियों को नागवार गुजर रही। उन्हें जैसे ही मौका मिला, उन्होंने सोहेल पर हमला बोल दिया। जी, तो वो लड़के संघ कार्यालय के बाहर होटले पर बैठा हुआ था, तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई भी थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे, और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था। इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे, और मारने की प्लानिंग उनकी बहुत पहले से मेरे को बनाई गई थी, और इसलिए मेरे को टारगेट थे। और सब 2 नंबर का काम करते हैं। कोई गांजा बेचता है, कोई एमडी, कोई गिरोह तस्करी में शामिल है। सबके 2 नंबर के काम है उनके। मेरा नाम सोहेल ठाकुर है, बजरंग दल नगर मंत्री ऐसा मेरा दायित्व था, और अभी मेरा दायित्व उज्जैन महानगर संगठन मंत्री ऐसा मेरा दायित्व है। हिंदू संगठन के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये कैसे शुरुआत हुई? सोहेल ठाकुर को क्यों मारा गया? देखिए, सोहेल ठाकुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का खंड संयोजक मंत्री है, और वह बहुत एक अच्छा व्यक्ति है जो देश सेवा और जनता की सेवा के लिए काम करता है। वो लव जिहाद पे पकड़ता है, गाय की गाड़ियों को पकड़ता है, गाय माता की रक्षा करता है। ऐसे कोई भी धर्म रक्षक के लिए अगर मान लो कोई प्रहार करता है, तो वो हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है। लव जिहाद पकड़ता है, के खिलाफ काम करता है, इसलिए पीटा गया। जी हाँ, अभी मेरे को रात में ही जानकारी मालूम पड़ गई थी। वो हिंदू भाई, हमारा भाई है, जो भी संगठन का धर्म के लिए काम करता है। तो आए दिन जो भी मुस्लिम व्यक्ति हैं, वो हमारे कार्यकर्ता को, हिंदू समाज के व्यक्ति भाई को ऐसे ही टारगेट किया जाता है। ये गुस्से भीड़ है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो सोहेल ठाकुर था उसके समर्थक बहुत थे, और उसको चोट अधिक गहरी थी।
लव जिहाद और दूसरे गौरक्षा जैसे विशेष अभियानों की वजह से सोहेल की स्थानीय हिंदू समाज में भी अच्छी छवि थी। वो उसकी भूमिका की अहमियत समझते रहे और यही वजह है जब कट्टरपंथियों की जिहादी भीड़ ने सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमला किया तो स्थानीय हिंदू समाज आक्रोशित हो गया। लोगों ने हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन कट्टरपंथी जिहादियों का हौसला देखिए, शुक्रवार को नमाज के बाद फिर हंगामा किया। हालात पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण बनाया जा सका। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। तराना भारी पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। हालात पर ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। उज्जैन की यह घटना बताती है एमपी के कट्टरपंथी गैंग के हौसले कितने बुलंद हैं। वो नहीं चाहते उनके लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ तस्करी जैसे नापाक हिंदू विरोधी इरादों का विरोध हो। कोई ऐसा करेगा तो वो पलटवार करेंगे। पुलिस और पब्लिक के साथ दो दो हाथ करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला अलग है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथी जिहादी गैंग के एक एक्शन का रिएक्शन तुरंत शासन प्रशासन की तरफ से आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिनका प्रण है प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण पर फुल स्टॉप लगाकर रहेंगे। किसी भी सूरत में कट्टरपंथियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। लखनऊ के केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक योगी सरकार का एक्शन जारी है। कल हमने आपको केजीएमयू परिसर में अवैध मजारों की खबर दिखाई थी। आज उस पर योगी सरकार का फरमान आ गया। केजीएमयू परिसर में बने अवैध मजारों को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। केजीएमयू में नोटिस चिपका दिए गए हैं। नोटिस में 15 दिनों का वक्त दिया गया है और अगर 15 दिनों के अंदर केजीएमयू परिसर से अवैध मजारों को नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन होना तय है। तो 15 दिनों के बाद बुलडोजर कार्रवाई होगी। यहां तक कि ध्वस्तीकरण का खर्च भी अवैध मजारों का संचालन देख रहे लोगों से ही होगा। तो ये है योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश में क्राइम और क्रिमिनल्स को लेकर योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है और यही वजह है यूपी में योगी की नीतियां देश भर में मॉडल का रूप ले रही हैं। हरियाणा की धरती से एक बार फिर उन्होंने धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद और बदलती डेमोग्राफी की साजिश पर करारा प्रहार किया। करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अच्छा करने के लिए बात नहीं करेंगे, सही करेंगे। नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे। जन जागरण के एक व्यापक अभियान के साथ चल रहे धर्मांतरण के वैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है लव जिहाद के नाम पर, हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे सख्ती से। संकेत साफ, उनके राज में धर्मांतरण के अवैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा। डेमोग्राफी बदलने की साजिश को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसे सख्ती से रोका जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाता है। आप देखिए और समझिए, इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से गजवाए हिंद का एजेंडा कैसे चलाया जा रहा है, किस तरीके से भारत के अलग अलग इलाकों में डेमोग्राफी चेंज के अलग अलग हथियार आजमाए जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे घातक हथियार है लव जिहाद। एक लड़की के धर्म परिवर्तन का मतलब एक पूरी पीढ़ी का हिंदू समाज से अलग हो जाना। लव जिहाद के गैंग काफी सक्रिय हैं, जो लड़कियों को बरगलाकर कई बार तो जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और इसी तरह गरीब, बीमार, मजबूर हिंदुओं को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदला जा रहा है। और इस मामले में अवैध मजारों की संदिग्ध भूमिका रही है। अवैध मजारों के साथ मदरसों की कट्टर शिक्षा भी बड़ी भूमिका अदा कर रही है, जो कट्टरपंथी सोच वाली एक पूरी फौज तैयार कर रही है, जिनका बस एक ही मकसद लगता है, धर्मांतरण का एजेंडा चलाना। पिछले कुछ दिनों से अवैध घुसपैठिया का मामला भी काफी बढ़ा है और इसी के साथ विदेशी फंडिंग भी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अवैध मदरसे, अवैध मजार, लव जिहाद के पीछे विदेशी फंडिंग की ताकत साफ दिखाती है और इन सब पर सीएम योगी की नजर है। सीएम योगी की फोर्स एक साथ इन तमाम मामलों में सख्ती से एक्शन ले रही है।
चाहे लव जिहाद हो चाहे घुसपैठिया, सीएम योगी का संदेश क्लियर है। धर्मांतरण के मामलों में योगी फोर्स का सख्त एक्शन जारी है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण के डॉक्टर गैंग पर योगी फोर्स का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। एक के बाद एक का हिसाब हो रहा है। बलरामपुर में छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। आगरा के अब्दुल रहमान की नफरती साजिश एक्सपोज हो चुकी है। कानून अपना काम कर रहा है। मुरादाबाद में कोचिंग में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। मिर्जापुर में जिम के बहाने लव जिहाद का खेल खेलने वालों का भी हिसाब हो रहा है। मिर्जापुर में योगी फोर्स ने लव जिहाद का एजेंडा चलाने वाले, धर्मांतरण के लिए दबाव डालने वाले मुख्य आरोपी फरीद का हाफ एनकाउंटर कर दिया और इसके 4 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कोतवाली देहात में जिम के अंदर धर्मांतरण की शिकायत मिली थी। 2 लड़कियों ने पुलिस को यह शिकायत दी थी, जिसके बाद योगी फोर्स एक्शन में आ गई। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। मिर्जापुर की कोतवाली देहात में पुलिस ने फरीद की घेराबंदी की और इसने पुलिस पर फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में योगी फोर्स की बुलेट उसके पैर में गई और इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित लड़कियों की तहरीर के मुताबिक जिम ट्रेनर शेख अली और फैजान ने उनके अश्लील वीडियो बनाए। वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। जबरन बुर्का पहनाकर तस्वीरें भी खींची गई। वीडियो फोटो को वायरल करने की धमकी देते रहे और फिर दोनों पीड़ित लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे। अब सोचिए क्या क्या चल रहा है। हिंदू लड़कियों के साथ किस तरह की साजिश चल रही है। वक्त आ गया है लव जिहाद पर हिंदू परिवार अपने घरों में, अपने समाज में बात करें। अपनी लड़कियों को कट्टरपंथियों की इस धर्मांतरण वाली साजिश से सावधान करें। तो धर्मांतरण का यह मामला नया नहीं है बेशक, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश से मामला फिर से सामने आया प्रियंका, और उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल का हमने जिस तरीके से आज विश्लेषण किया है, जिक्र किया हमने, क्योंकि दोनों मॉडल का जिक्र किया है, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल जो है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए अभी न सिर्फ मैं कहूंगा अन्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को या अन्य प्रदेशों को और मेहनत करने की जरूरत है और क्विक रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, ताकि आप वहां मैच कर सके। और इस मैच करने का मकसद ये नहीं है कि आप स्टेट्स के बीच कंपटीशन कर लें। उन अपराधियों, ऐसे जो तत्व हैं, उनके सीने में खौफ भरना जरूरी है, वो डर दहशत लाना जरूरी है कि 100 बार सोचो अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो। बिल्कुल मनोज, देखिए जो आप विश्लेषण कर रहे थे उसकी तो 2 ही तस्वीर निकलकर सामने आती है कि एक जगह आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की हरकतें की जाती है, धर्मांतरण जैसे जो केसेस सामने आते हैं, तो उनका अंजाम क्या होता है, जो इसमें आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उन्हें कैसे सबक सिखाया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो तस्वीर सामने आई कि कट्टरपंथियों ने, उन्हें क्यों प्रॉब्लम हुई, इसीलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनका भांडा जो है वो फूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा था। उन्हें यह अंदेशा हो चुका है कि अब जो है चीजें खुल जाएंगी, तो ये था कि वो उसको दबा दे। लेकिन उन्हें, मुझे लगता है, सीखने की जरूरत है उत्तर प्रदेश से कि अगर देखिए हम यहां पर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी यही होने वाला है। बिल्कुल। अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका जी। और आज सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये पावर है, इन्फ्लुएंस है और वैलिडेशन है। सोशल मीडिया आज भी हमारी जिंदगी का सबसे ताकतवर डिजिटल स्पेस है। यहाँ खबरें भी बनती हैं, करियर भी शुरू हो रहे हैं, पहचान भी मिल रही है। और जेन ज़ी आज भी सबसे ज्यादा ऑनलाइन है, सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक सटल लेकिन बड़ा बदलाव साफ दिखता है। स्क्रॉल चल रहा है, रील्स देखी जा रही हैं, मीम्स भी शेयर हो रहे हैं, स्टोरीज भी चेक हो रही है, लेकिन पब्लिक पोस्ट वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, खासकर जेन ज़ी की प्रोफाइल पर। और इसी बदलते व्यवहार को आज एक नाम दिया गया है, पोस्टिंग जीरो। सवाल ये नहीं है कि जेन ज़ी सोशल मीडिया छोड़ रही है या नहीं, असली सवाल यह है कि जेन ज़ी सोशल मीडिया के साथ अपना रिश्ता क्यों बदल रही है। पोस्टिंग जीरो का मतलब सोशल मीडिया से लॉग आउट करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहना, लेकिन खुद को हर वक्त शोकेस करने की मजबूरी से बाहर निकालना। आज लाखों ऐसे यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम दिन में कई बार खोलते हैं, रील्स देखते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, दोस्तों की स्टोरीज देखते हैं, कभी कभी लाइक भी करते हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रोफाइल महीनों या सालों से खाली पड़ी है। कई अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी आखिरी पोस्ट 2019 या 2020 की होगी। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। जेन ज़ी आज भी ऑनलाइन है, लेकिन वो पब्लिक पोस्टिंग से पीछे हट रही है, क्योंकि पोस्ट करना अब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं रहा, बल्कि एक मेंटल प्रोसेस बन गया है। फोटो सही है या नहीं, एंगल ठीक है या नहीं, कैप्शन स्मार्ट लगेगा या नहीं, कितने लाइक्स आएंगे, कौन देखेगा, कौन जज करेगा। एक पोस्ट के साथ दिमाग में चलने वाला ये पूरा कैलकुलेशन जेन ज़ी को थका रहा है।
धीरे धीरे सोशल मीडिया फन से फैटीग की तरफ चला गया। पहले लोग दोस्ती के लिए पोस्ट करते थे, अब ऑडियंस के लिए पोस्ट करते हैं। पहले मेमोरीज शेयर होती थी, अब खुद को ब्रांड की तरह प्रेजेंट करना पड़ता है। जेन ज़ी इस परफॉर्मेटिव कल्चर से थक चुकी है। साइकोलॉजिस्ट इसे सोशल मीडिया बर्नआउट कहते हैं। पोस्टिंग अब खुशी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी है। एल्गोरिदम्स हर थोड़े दिन में बदल जाते हैं। रीच कम होती है तो एंजाइटी बढ़ती है, लाइक्स कम आए तो सेल्फ डाउट होता है, और सबसे बड़ा दबाव कंपैरिजन। दूसरों के हाईलाइट रील देखकर अपनी नॉर्मल जिंदगी बोरिंग लगने लगती है, और यही वजह है कि जेन ज़ी ने एक कदम पीछे खींच लिया। आज दुनिया के कई हिस्सों में तनाव चरम पर है। पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर अमेरिका की गतिविधियों ने एक बार फिर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस सैन्य कार्रवाई को अमेरिका ने पहले टाल दिया था, वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान पर हमले की तैयारियों का जिक्र हमने कल भी देशकाल में किया था। हमने आपको बताया था कि अमेरिकी हमले के क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। आज हम आपको उससे आगे की स्थितियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही आज हम रूस और यूक्रेन युद्ध के जरिए भी वैश्विक अशांति और डर के माहौल को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। दुनिया की धड़कनें तेज हैं। पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक जंग के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख अचानक सख्त क्यों हो गया? जिस हमले को पहले टाल दिया गया था, क्या अब उस पर आखिरी मुहर लगने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया संकेत क्या किसी बड़े सैन्य एक्शन का फाइनल सिग्नल है? तो उधर यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध की अलग तरीके से थामने का नाम नहीं ले रही है, और हर बार नई धमकी, नए हथियार और युद्धग्रस्त देश की जनता पर बढ़ता खतरा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि अगला हमला कहां होगा। सवाल यह है कि क्या ये अलग अलग संघर्ष वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत का इशारा कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया इस तबाही से निपटने के लिए कितनी तैयार है। आज हम हर संकेत का विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि ये सिर्फ डर का माहौल है या सच में इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और रणनीतिक संकेतों को ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक वॉर ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन सैन्य मूवमेंट, कूटनीतिक भाषा में सख्ती और सहयोगी देशों के साथ बैठकों ने इन अटकलों को हवा दी है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई इस बार हमला तय है। अमेरिका में युद्ध का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति का अकेला फैसला हालांकि नहीं होता है, यह आपको जानना चाहिए। आप सुनते रहते हैं ना कि ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, अब तो हो जाएगा। पेंटागन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कांग्रेस की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती भी है तो उसके पीछे कई स्तरों पर मंजूरी और रणनीतिक तैयारियां शामिल होती हैं, और किसी भी युद्ध से पहले, फाइनल साइन से पहले कूटनीतिक रास्ते आखिरी दम तक आजमाए जाते हैं। लेकिन यह तय है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ अब 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी। हार्मुज जलडमरू मध्य, इजराइल, खाड़ी देश और तेल सप्लाई सब कुछ प्रभावित हो सकता है। ईरान के पास प्रॉक्सी ग्रुप्स और मिसाइल क्षमताएं हैं जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं, लेकिन अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचना भी बहुत कुछ साफ कर रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का वो बेड़ा है जो जल, थल और नभ कहीं से भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया इस मोर्चे पर बेहद सतर्क है, और ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर इस बार के अमेरिकी हमले से वर्ल्ड वॉर 3 का चैप्टर शुरू हो सकता है। आपको याद होगा, दावोस में ट्रंप ने क्लियर मैसेज भी दिया था, ईरान में जो हो रहा है उसकी सजा जून 2025 की सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़ी होगी। दूसरी ओर यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। नए हथियार, नई रणनीतियां और नाटो की बढ़ती भूमिका ने संघर्ष को और जटिल बना दिया है। यह युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक ही घटना से नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय संघर्षों के आपस में जुड़ने से शुरू होता है। अमेरिका ईरान तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध, अगर दोनों एक साथ और गहराते हैं तो बड़े देशों की सीधी टकराव की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि इसे अभी भी हाई रिस्क लेकिन अनअवॉइडेबल नहीं माना जा रहा, यानी 2 फ्रंट पर जंग जारी है, और ये साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर सकता है। सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि समझदारी का भी है। क्या ताकतवर देश टकराव चुनेंगे या बातचीत? जवाब शायद आने वाले दिनों में ही सामने आ पाएगा।
तो 3 बड़ी सब्जेक्ट पर आपके सामने हमने विश्लेषण रखा है, नई जानकारी रखी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार जुड़िए रात 7:50 पर। देखिए देश का।